गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम आपका एक बार फिर से स्टडी विद रीटा सैनी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। और हम जो आज डिस्कस करेंगे, जैसे केटीडीटी चैनल पे आपने पहले एक वीडियो देखी होगी एमसीक्यू की, तो उसका जो पार्ट है वो कुछ अनकम्प्लीट रह गया था, तो वही पार्ट हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसी की जो सीरीज है हमने स्टार्ट करी है आज से एमसीक्यू की। और ये जो हमारे एमसीक्यू है ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर से, जो हमारा लोकल ऑडिटर का पेपर था उसी से उठाए हुए हैं। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, चीज़ें अच्छी लगे, तो चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जिस चीज़ पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं उसके रिगार्डिंग। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और ये सारे ही क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे जो हैं आ चुके हैं, तो इसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा चेंज करके या कुछ मॉडिफिकेशन करके चीजें आगे आएंगी। तो इस बिहाफ पे ही हम चीजों को लेके चल रहे हैं, क्योंकि नया पैटर्न है तो हमें पता नहीं कहाँ से क्या उठेगा। तो देखिए, जब भी आप क्वेश्चन करो तो आपको ये चीजें देखनी कि सिर्फ ये नहीं कि उसका आंसर ही आप लर्न करोगे, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको पढ़ना होता है कि क्वेश्चन अगर उसी कॉन्सेप्ट से आए तो आपका निकल जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, dash is a technique of a costing which differentiate between the fixed cost and variable cost and charging only the variable cost to the production। मीन्स ये क्या कहना चाहता है कि ये कोस्ट का क्वेश्चन है हमारा, जिसमें ये कहता है कि ये एक ऐसी टेक्निक होती है कोस्टिंग की जो आपकी वेरिएबल कोस्ट और फिक्स्ड कोस्ट के अंदर डिफरेंस को बताती है। ठीक है, और चार्जिंग ओनली, और इसमें जो चार्ज की जाती है वो आपकी क्या होती है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चार्ज की जाती है। तो हमने काफी सारे कॉस्ट के अंदर टेक्निक पढ़े थे और मैंने कहा था हर एक टेक्निक से जो है, मतलब टेक्निक से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस, तो सारी टेक्निक को आप अच्छे से करोगे तो वही सेम है। देखिए, सबसे पहले जो ऑप्शन में गिवन है आपका अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सेकेंड वन गिवन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, थर्ड वन गिवन है बैच कॉस्टिंग और फोर्थ वन गिवन है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो इसके आंसर के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, मार्जिनल कॉस्टिंग। नॉर्मली भी आपने इकोनॉमिक्स में देखा होगा मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता था, हम बोलते हैं कि नॉर्मली फिक्स्ड और वेरिएबल दो तरह के फैक्टर लेते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो आपकी कॉस्ट आप निकालते हो। फिक्स फैक्टर क्या होते हैं कि जिसमें चेंज करने से, यानी कि फिक्स जो कॉस्ट है उसमें क्या रहेगा, आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना भी करो आपकी कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आता। तो इसकी वजह से जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी महत्व रखती थी। तो उसका मतलब क्या था कि वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट में जो भी चेंज आया उसकी वजह से जो है आपका कॉस्ट में चेंज आता था, उसको जो मेजर करती थी वो कौन होती थी, हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग। तो सिंपली तो आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना कि मार्जिनल कॉस्टिंग हमारी क्या रहती है। इसका आंसर रहेगा जो आपका डिफरेंशिएट करती है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के अंदर। अब बाकी जो दे रखे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड में क्या करते थे, हम पहले स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते थे और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक्चुअल में चीजें देखते कि एक्चुअल में क्या हुआ है। यानी कि आपने बजट प्लान किया, एक्चुअल में परफॉर्मेंस को देखा, दोनों में कंपैरिजन देखा, तुलना करने के बाद देखा कि ये आपका डेविएशन था, ये आपकी कमी थी और उस कमी के ऊपर आप कुछ ना कुछ एक्शन लेते हो, वो आपका क्या रहता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक होता है। ऐसे ही आपका बैच कॉस्टिंग था, जब आपको लॉट्स ऑफ प्रोडक्शन दे रखा, मतलब बैचेज में चीजें आपकी एक जैसी है और आप क्या करो बैचेज में जो है चीजों को ले रहे हूँ, वो आपका रहेगा। एक बार देखिए इसकी कंप्लीट जो है हम चीजें कर लेते हैं और एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आपका निकल जाएगा। आई मीन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। देखिए, सबसे पहले दे रखा है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सारी टेक्निक मैंने यहाँ पे डाल दी ब्रीफ में। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहता है, इसके अंदर जो कॉस्ट है, कॉस्ट यूनिट, वो फिक्स कॉस्ट को भी लेके चलेगी और वेरिएबल कॉस्ट को भी, मतलब दोनों में कोई भी ये डिफरेंस नहीं करती अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो पहला, कॉस्ट अकाउंटेंट असाइन ऑल वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट टू द कॉस्ट यूनिट। ठीक है, कॉस्ट की हर एक यूनिट के ऊपर जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो हर एक यूनिट के ऊपर आपका फिक्स कॉस्ट भी चार्ज किया जाएगा और वेरिएबल भी चार्ज किया जाएगा, दोनों ही कॉस्ट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं किया जाएगा। ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता है। फिर आपको गिवन है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या करती है, अलाउ एंटिटी टू वैल्यू लॉन्ग टर्म एसेट ऑन द बेसिक ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, इसमें मतलब वही कि पास्ट की कॉस्ट को देखा जाएगा, जो भी आपका लॉन्ग टर्म की एसेट है, यानी ओरिजिनल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट किसको बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट को, उसी के बेस पर आप फ्यूचर की जो वैल्यू है उसको देखोगे, एस्टिमेट करोगे हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पर, वो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्टिंग रहेगा। मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने बता ही दिया, जिसकी वजह से होती है वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। तो इट असिस्ट, ये आपकी हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट
कॉस्ट ऑन द प्रोडक्शन, कि आपके उत्पादन के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट का क्या प्रभाव रहता है, इस चीज को क्या करती है आपको फाइंड आउट करने में पता करती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अभी मैंने बताया आपको पूरी प्रोसेस कि आप क्या करते हो, एस्टिमेटेड सा और जो आपका एक्चुअल में हुआ उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ जाता है और फिर आप डेविएशन निकालते हो और एक्शन लेते हो, तो वो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था। तो इसमें वही चीज इसने बोला है कि स्टैंडर्ड जो आपने माना है और उसको एक्चुअल कॉस्ट से हर एक चीज के लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर दोगे, चाहे वो आपका मटेरियल है, चाहे वो आपका लेबर है, चाहे वो आपके ओवरहेड है, उन सब का स्टैंडर्ड फिक्स किया जाएगा और उसको कंपैरिजन किया जाएगा टोटल से या फिर जो आपका रहेगा एक्चुअल से, दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो आपका ले लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दे रखा लीन कॉस्टिंग। ये आपको क्या करता है, जो भी आप वेस्टेज करते हो, वेस्टेज हो जाती है जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उसको मिनिमाइज करने में आपकी हेल्प करता है। हेल्प एंटिटी टू आइडेंटिफाई एंड मिनिमाइज, पहचानने में और मिनिमाइज करने में क्या, द वेस्ट टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि टू मिनिमाइज द वेस्ट टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए। इसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग दे रखा है, इसमें क्या किया जाएगा, हेल्प एन एंटिटी टू कैरी एक्टिविटी असेसमेंट, हर एक एक्टिविटी की जो है असेसमेंट या मूल्यांकन की जाएगी। फाइंड द कॉस्ट ड्राइवन, ताकि आप हर एक एक्टिविटी की अलग से कॉस्ट फाइंड आउट कर सको, तो ये एक्टिविटी बेस्ड हो जाएगी। इसके बाद डायरेक्ट कॉस्टिंग, तो डायरेक्ट मटेरियल पे, डायरेक्ट चीजों पे सारे जो आपके लगाए जाएंगे, डायरेक्ट कॉस्टिंग आपकी आ जाएगी। चार्ज ऑल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है, या तो प्रोसेस और प्रोजेक्ट और राइट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। सिंपल सी बात ये कि सारी जो आप डायरेक्ट कॉस्ट है उसको स्पेसिफिक प्रोडक्ट से या फिर स्पेसिफिक प्रोसेस से अलग अलग आप चार्ज कर देते हो कि हर एक इस प्रोडक्ट के अंदर इतनी जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट लगी है, ऐसे ही हर एक प्रोसेस में आप अलग अलग डिफाइन कर दोगे, वो आपका डायरेक्ट कॉस्टिंग रहेगा। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, यानी कि काफी सारी एंटिटी जो है वो क्या करेगी, सेम कॉस्टिंग का जो प्रिंसिपल है या आपका कहोगे टेक्निक का वो यूज करती है, उसे क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो एंटिटी यूजेस द सेम कॉस्टिंग प्रैक्टिस फॉर सेवरल एंटिटी, क्लियर, यानी कि काफी सारी जो एंटिटी है वो सेम जो है फॉलो करती है अगर पैटर्न को, तो वो आपकी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। सेकेंडली नेक्स्ट वन आपको गिवन है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या रहेगा, व्हेन एंटिटी परफॉर्म द जॉब एज पर द कस्टमर स्पेसिफिकेशन। जॉब का मतलब है जैसे आपने ऑर्डर दिया, कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, कस्टमर की विश के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया जाता है और उसमें जो कॉस्ट असाइन की जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, जॉब कॉस्टिंग हो जाएगी। व्हेन एंटिटी परफॉर्म द जॉब, जब एंटिटी जॉब को परफॉर्म करेगी एज पर द कस्टमर स्पेसिफिकेशन, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपको गिवन है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि आपका लॉन्ग पीरियड का, आपको पता है कि आपके बिल्डिंग वगैरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसमें हमने काफ़ी जब क्लास में डिस्कस किया तब भी मैंने आपको बताया था कि काफ़ी लॉन्ग टाइम के होते हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा, बेसिस दिखा जाता है कि आप या तो टाइम बेसिस पे ले लेते हो या आपका दूसरा देखते हो कि कितना आपका कॉन्ट्रैक्ट का काम कंप्लीट हो चुका है। तो टाइम बेसिस या आपके जितना कॉन्ट्रैक्ट का काम कंप्लीट हो चुका उसके बेस पर जो है उसकी कॉस्टिंग की जाती है, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में होता है। तो ये चीज़ ने बोली है यूज फॉर मैसिव प्रोजेक्ट एट अ हैंड इन्वॉल्विंग द लॉन्ग पीरियड, कि आपका एक मैसिव प्रोजेक्ट होगा जिसमें क्या की जाएगी, लॉन्ग पीरियड की जो है लॉन्ग पीरियड को इन्वॉल्व करेगा इसके अंदर। तो आपको मैंने एग्जांपल दी है, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रहेगा। बैच कॉस्टिंग में क्या कहते हैं, देखिए यूज्ड, ये तब यूज किया जाएगा व्हेन प्रोडक्शन टेक प्लेस इन डिफरेंट लोट्स, यानी कि अलग अलग ग्रुप के अंदर जब प्रोडक्शन की जा रही है, अलग अलग बैचेस के अंदर आपकी प्रोडक्शन की जा रही है, तो आप क्या करोगे, बैच प्रोडक्शन, बैच कॉस्टिंग मेथड यूज करोगे। इसके बाद देखा प्रोसेस कॉस्टिंग। आपको पता है कि काफी सारी जो फर्म होती हैं या मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होती है वो क्या करेंगी, कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी तो काफी सारी प्रोसेस से होकर गुजरती है, उन प्रोसेस को क्या बोल दिया जाएगा, जो प्रोसेस की हर एक प्रोसेस की अलग अलग आप फाइंड आउट करोगे। जैसे शुगर मिल का अगर हम एग्जांपल ले, पहले गन्ना, शुगर के अंदर क्या होगा, पहले गन्ना लाया जाएगा, फिर उसको कन्वर्ट किया जाएगा आगे प्रोसेस में, फाइनली जाके वो चीजें जो है चीनी के अंदर, शुगर के अंदर कन्वर्ट होगी। तो जैसे हर एक प्रोसेस पे अलग अलग आप निकालोगे कि हर एक की कितनी कितनी कॉस्ट आई, वो हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग हो जाएगा। यूज व्हेन द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम इनपुट फॉर द अनदर। सिंपली ये क्या कहता है, ये जब है प्रोसेस कॉस्टिंग तब यूज किया जाएगा जब एक की जो आपकी क्या रहेगी, व्हेन आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस, एक जो प्रोसेस है उसका जो आउटपुट है दूसरे के लिए क्या बन जाएगा, हमारा इनपुट बन जाएगा, तो वो हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग रहेगी। इसके बाद देखिए यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग क्या होता है, यूज्ड व्हेन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल यूनिट टेक प्लेस।
जब क्या होगा, काफी सारी जो चीजें हैं एक जैसी अगर रहेगी, देखिए यूज्ड व्हेन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल यूनिट, यूनिट जो है वो एक जैसी है और उनका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट कॉस्टिंग करेंगे। और लास्ट में आपको दे रखा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इससे भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मार्जिन कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग, ये 3-4 तो आपको बिल्कुल अच्छे से करके जानी, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं जॉब कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये 4-5 तो आप बिल्कुल सही जो है बार बार एग्जाम में रिपीट हुई है। ऑपरेटिंग का जब भी नाम आ जाए तो आप ये समझ लें ये गुड से रिलेटेड नहीं होती, ये सर्विसेज से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो सर्विस जो सेक्टर या जो एंटरप्राइज सर्विस प्रोवाइड करता है वो जो आपकी कॉस्टिंग करता है, उसके अंदर जो आपकी एंटरप्राइज में जो मेथड यूज किया जाएगा वो हमारा रहेगा ऑपरेट कॉस्टिंग। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको लगे कि एग्जाम ओरिएंटेड चल रही हैं चीजें तो आप जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए हर एक चीज को वैसे ही बनाया गया है आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपकी विश है, जैसा एग्जाम का पैटर्न रहेगा, जैसी चीजें पूछी जाएंगी। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि कोई डिटेल में अभी करना चाहता है, अभी टाइम हमारे पास काफी कम है, अगर अभी भी आप जो है वेस्ट कर रहे हैं टाइम अपने सब्जेक्ट को ढूंढने में, चीजों को ढूंढने में, तो आप जो है कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। तो इस वजह से कोई भी बच्चा जो है अगर फास्ट ट्रैक पे प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप जुड़ सकते हैं KDDT ऐप के साथ, और वहां पर जो कॉमर्स का लाइव बैच चल रहा है प्रेजेंटली कंप्लीट होने वाला है, ऑलमोस्ट 2 ही यूनिट हमारी पेंडिंग है। सारा सिलेबस आपको PDF की फॉर्म में और वीडियो की फॉर्म में कंप्लीट मिलेगा, और उसमें जैसे हमारी क्लास की जैसे कॉलेज में पढ़ते थे वहां पर आपकी स्पेसिफिक एक बुक होती थी, वैसे ही हर एक PDF को डिजाइन किया गया है, हर एक टॉपिक वाइज एक एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एक ही आपको PDF मिलेगी, आपको कुछ भी अलग से सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपको चीजें समझ में आए तो ही आप ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, और उसके लिए आपको क्वेरी नंबर यहाँ पे मेंशन है तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं और आप ऐप को विजिट कीजिए, यहाँ पर भी हर तरह के कोर्स जो है आपको एक बेटर फैकल्टी के साथ अवेलेबल रहेंगे, तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब आपको क्या बताना है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बताना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताना है। प्रॉफिट आपको दे रखा है, प्रॉफिट कितने का दे रखा है, प्रॉफिट आपको दे रखा है 5000, ठीक है, प्रॉफिट आपको दे रखा है 5000, और ये क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन एंड सेल, व्हाट विल बी द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो पॉइंट होता है जहां पे आप सेफ होते हैं, इसके बाद अगर आपका प्रोडक्शन कम रहता है तो आप क्या रहोगे, आगे भी अगर कंटिन्यू करते तो चीजें आपको लॉस में चला जाएगी। तो ये आपका रहेगा, यहाँ पे प्रॉफिट आपको दे रखा है 5000, दूसरा आपको क्या दे रखा है, कंट्रीब्यूशन दे रखा है 8000, और सेल आपको दे रखी है यहाँ पर 20,000, और आपको क्या निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो देख लेते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला रहेगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला जब आप देखोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा फॉर्मूला होता है, जो भी आपका प्रॉफिट होता है डिवाइड बाय, प्रॉफिट को अगर आप डिवाइड कर दो PV रेशो से, और ये रेशो होती है इसलिए यहाँ पे 100 में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, ये हमारा रहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला। तो बेसिक बात है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिएगा, PV रेशियो और प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट तो इसने गिवन है हमें क्वेश्चन में, हमें तो दूसरी चीज जो है वो क्या चाहिएगी, हमें चाहिएगी PV रेशियो। तो सबसे पहले में क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, PV रेशियो, और PV रेशियो की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो PV रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू में 100। तो कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में गिवन था हमें 8000 का, सेल हमें गिवन थी 20,000 की, इनटू में 100 करोगे तो आपका जो है PV रेशियो निकल गई 40%। अब ये परसेंटेज में है, नोट कीजिए, क्योंकि परसेंटेज में है तो वहां पर जब आप अप्लाई करोगे तो 100 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट डिवाइड बाय PV रेशियो। प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था 5000, और PV रेशियो हमने कितनी निकाली 40। तो 5000 को 40% से डिवाइड करोगे तो 100 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, कैंसिल करोगे तो ये आपका निकल जाएगा टोटल जो है 12,500 आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा। चलिए ठीक है, 12,500 हमारा क्या रहेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा। दोनों ही चीजें ऐसी डाली गई हैं, मतलब जो जो चीजें डाली गई वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही डाली गई, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ भी उठा के डाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है ये, ऑपरेशन के उस स्तर को संकेत करता है जिसमें
ये देखिए डैश ऑपरेशन के उस स्तर को संकेत करता है जिसके नीचे प्रोडक्शन जारी रखना उचित नहीं रहता। ठीक है, ये उस लेवल ऑफ प्रोडक्शन को दिखाता है, अगर उसके बाद भी आप प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखते हो तो आपके लिए लॉस ही रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है ब्रेक इवन पॉइंट, वही हमारा रह जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां पर हमारा ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, हम इक्वली ब्रेम की कंडीशन में होते हैं। अगर उसके बाद भी हम कंटिन्यू चीजें को करेंगे तो वहां पर क्या होगा, हमें लॉस उठाना पड़ेगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ये क्या होता है, देखिए क्वेश्चन को दोबारा से समझिए, क्या कहता है, ऑपरेशन के उस संकेत को जिसके नीचे प्रोडक्शन जारी रखना उचित नहीं रहता। ठीक है, एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट जिसमें मैंने बोला नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, जहां पे ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ, तो आंसर ये नहीं है। ब्रेक इवन तो सिर्फ हमें क्या बताता है कि ये प्रॉफिट है और इतना लॉस है, सिर्फ आपको उस पॉइंट पे बता रहा है कि यहाँ पे आप सेफ हो। अगर हम बात करें, इसके बाद दे रखा आपको इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट आपने देखा होगा जहां पर हम क्या होते थे, दो चीजों को लेते थे। इकोनॉमिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि दो चीजें हम लेते थे, तो इंडिफरेंट होता था, तटस्था वक्र जिसको बोलते थे, कि आप कौन सी एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे दूसरी का कम, यानी कि हर एक लेवल पर जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल था वो इक्वल था। इसके बाद वही सेम आपका दे रखा है, यहाँ पर जो आंसर रहेगा हमारा शट डाउन पॉइंट रहेगा। मतलब ये क्या कहना चाहता है, अगर शट डाउन पॉइंट कौन सा होता है, शट डाउन पॉइंट ये होता है कि इतना करे हो ठीक है, अगर इससे भी नीचे आप प्रोडक्शन पे जाओगे तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। शट डाउन पॉइंट में मैंने क्या बोला था, जहां पर देखो आपके बिजनेस में एक होता है फिक्स कॉस्ट, और ये शॉर्ट टर्म की बात होती है बच्चे, शॉर्ट रन की बात होती है, एक होता है फिक्स कॉस्ट और एक होता है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। शट डाउन पॉइंट पे क्या होगा, हम कहते हैं कि शॉर्ट टाइम के अंदर एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आप बिजनेस को कंटिन्यू रखोगे या नहीं रखोगे, ये डिपेंड रहता है। आपको लॉस हो रहा है, अब आप ये सोचोगे कि मैं बिजनेस को आगे बढ़ाऊं या बंद कर दूं, तो उस टाइम पे आपने देखा कि हो सकता है कि फ्यूचर में, लेकिन उस टाइम पे आपको फिक्स कॉस्ट तो देखो बिजनेस को बंद करोगे तो भी करनी पड़ेगी, ठीक है, और आप चालू रखोगे तो भी आपको करनी पड़ेगी। तो आप ये सोचते हो कि जब तक मुझे वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है मैं बिजनेस को कंटिन्यू करूंगा, जब तक वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही शॉर्ट टाइम में, क्योंकि लॉन्ग टाइम में तो बिजनेस बंद हो जाएगा। शॉर्ट टाइम में आपको उम्मीद होती है कि थोड़े टाइम बाद सिचुएशन सही रहेगी और जो है चीजें सही चलने लगी, तो वो सोचता है कि जब तक उसको वेरिएबल कॉस्ट कवर रहेगी वो करता रहेगा बिजनेस को कंटिन्यू, जब उसको वेरिएबल कॉस्ट भी कवर ना होगी, ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट का तो लॉस पहले भी उठाना पड़ रहा था, वेरिएबल कॉस्ट का भी उठाना पड़ेगा, तो इस टाइम पे वो क्या सोचेगा, बिजनेस को मैं बंद कर दूं, और उस पॉइंट पे जहां पे ये कवर ना हो, यानी कि सिर्फ आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है या फिक्स कॉस्ट ही कवर हो रही थी, तो उसने क्या बोला था, एटलीस्ट उसकी वेरिएबल कॉस्ट, जब तक उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर होती रहेगी बिजनेस को कंटिन्यू करता रहेगा, जैसे उसको वो भी नहीं होगी बिजनेस को बंद कर देगा, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, शट डाउन पॉइंट। क्योंकि इससे नीचे अगर उसको वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं होगी फिर भी वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो उस लेवल में क्या होगा, आपको वेरिएबल कॉस्ट का भी जो है, यानी कि लेबर आप यूज करोगे तो उसके लिए भी चार्जेस आपको घर से देने पड़ेंगे, तो ये आपके लिए क्या रहेगा, लॉस रहेगा, तो इसलिए आप बंद करना चाहोगे। इसके बाद देखिए सेम जो अभी मैंने कॉस्टिंग का डिस्कस किया वही आपकी जो है एक क्वेश्चन और डाला हुआ है नेक्स्ट पेपर में, तो डैश इज द प्राइस 1 यूनिट ऑफ द फर्म चार्ज फॉर अ प्रोडक्शन सप्लाइड और सर्विस रेंडर्ड टू द अनदर सब यूनिट ऑफ द सेम फर्म। मतलब एक ही फर्म के अंदर, ठीक है, यहाँ से देखिए वह प्राइस जो किसी फर्म की एक यूनिट है किसी फर्म की, उसी फर्म की किसी सब यूनिट को पहुंचाए गए प्रोडक्ट या फिर प्रदान की गई सर्विस के लिए चार्ज करती है। काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अब एक डिपार्टमेंट से यानी कि एक यूनिट से उसने दूसरी यूनिट को अपनी कोई सर्विस दी है फर्म के अंदर अंदर ही, और दूसरी कोई प्रोडक्ट दिया है, अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको कौन सी कॉस्टिंग कहेंगे, तो मार्जिन कॉस्टिंग तो अभी हमने पढ़ा क्या रहेगा, वेरिएबल कॉस्टिंग वाला रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट को जो कवर करता है। कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग, कॉस्ट का मतलब है जो कॉस्ट के प्लस में कुछ मार्जिन जोड़ के चलती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होगा ही नहीं, जिसमें हम कहते थे कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो टाइम के अकॉर्डिंग देखते हो कि टाइम आपका जो है टाइम के बेसिस पे दिया जाएगा, या जितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट उसके अकॉर्डिंग पेमेंट की जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग था। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा ट्रांसफर प्राइसिंग, क्योंकि एक ही यूनिट में या एक ही एंटरप्राइज में जो चीजें हैं वो ट्रांसफर हो रही है, तो इसको इसलिए क्या बोल दिया जाएगा, ट्रांसफर प्राइसिंग बोल दिया जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है जो है आपका, डैश इज अ बजट विच बाय रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड। मतलब एक ऐसा बजट है जिसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट में और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में जो है रिलेशनशिप दिखाया जाता है एक लेवल ऑफ एक्टिविटी पर, ठीक है, तो कौन सा बजट रहेगा, आपको सिंपल सी बात है, अगर फिक्स बजट रहेगा, एक आपको फिक्स बजटिंग दे रखा है
फंक्शनल बजटिंग दे रखा है और मास्टर बजटिंग। फंक्शनल में तो फंक्शन के अकॉर्डिंग बजट होता है, तो वहां पर तो डिफरेंस होगा ही नहीं। मास्टर बजट क्या रहेगा, सभी का सबसे ऊपर मास्टर बजट होगा, टोटल बजट, उसके बाद आपके फंक्शन के बेसिस पर या आप क्या करोगे उनकी वेरिएबिलिटी या टाइम के बेसिस पर या नेचर के बेसिस पर ऐसे डिवाइड करते हो, तो मास्टर बजट भी नहीं होगा, टोटल बजट जिसको बुलाते हैं। इसके बाद हमारा बच्चा फिक्स बजट। फिक्स बजट में तो सारी कॉस्टिंग फिक्स की दिखाई जाएगी, तो बचा क्या हमारा फ्लेक्सिबल बजट, जिसमें डिफरेंस कर दिया जाएगा, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा, ये आपका जो है मतलब अलग अलग सब जो चीजें हैं उनके लिए अलग अलग आप जो बजट बनाओगे, फिक्स के लिए अलग बनाओगे, वेरिएबल कॉस्ट के लिए अलग बनाओगे, सबके लिए अलग अलग डिफाइन किया जाएगा, तो वो हमारा रहेगा फ्लेक्सिबल बजट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, जो देखिए ये आपका लोकल ऑडिट का जो था, ऑडिटर का एग्जाम, वो आपको जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन आपको, ट्रेंड एनालाइज इज अ सिग्निफिकेंट फॉर, ये हमारा स्टैट का क्वेश्चन है। तो ट्रेंड एनालाइज आपको जैसे मैंने इक्वेशन कराई थी क्लास में, ध्यान होगा, तो ट्रेंड एनालाइज में क्या करते थे हम, ट्रेंड ऐसे बनाते थे कि आपका ये ट्रेंड है कि आपकी सेल बढ़ रही है या घट रही है, इसके अकॉर्डिंग ऐसे चलता था। अगर वो बढ़ रहा था ग्राफिक फॉर्म में जो दिखाया जाता था उसको ट्रेंड एनालाइज बोला जाता है। और उसमें हमने क्या कहा था, अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप पता लगा लोगे कि मान लिया 2010 में इतनी सेल थी, आप आगे बढ़ाओगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको 2012 में अगर जानना है तो आप क्या कर दो, इसको आगे बढ़ा दो, तो ये आपको एस्टिमेट हो जाएगा कि 2012 में इतनी होगी। ये आपका ट्रेंड एनालाइज है। आप देखते हैं क्या दे रखा है, प्रॉफिट प्लानिंग, तो प्रॉफिट की प्लानिंग तो नहीं करते हैं इसमें, ठीक है, हमें तो ट्रेंड एनालाइज किससे होता, आप अनुमान लगाते हो चीजों का। इसके बाद देर का कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल बस्टिंग तो एक अलग ही जो एफएम के अंदर आती है आपकी, आपको पता ही होगा। लॉन्ग टर्म के अंदर जो पैसा होगा, आप लॉन्ग टर्म की एसेट के ऊपर या फिक्स एसेट पे जो पैसा लगाते हैं उसके लिए जो बस्टिंग की जाती है वो हमारी क्या रहती है, कैपिटल बस्टिंग। और ऐसे ही शॉर्ट टर्म के अंदर जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो चीजों के अंदर डे टू डे की एक्टिविटी के लिए, उसको हम क्या बोलते थे, वर्किंग कैपिटल, और उसकी जो मैनेजमेंट की जाती थी वो हमारी क्या होती थी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो दो तरह से पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, वही सेम आपको दे दिया वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मैंने आपको बता ही दिया। तो बचा हमारा क्या, फोरकास्टिंग और बस्टिंग, यानी कि आप अनुमान लगाते हो, फोरकास्ट करते हो या एक तरह से बजट बनाते हो कि इन द फ्यूचर अगर 2010 का 2011 का ये ट्रेंड था तो 2012 में हमारी सेल वगैरह है या जिस भी चीज का आप एस्टिमेशन लगा रहे हो वो हमारा इतना होगा। तो ये हमारा क्या होता है, एक एस्टिमेट या फोरकास्ट हम बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, आपने देखा होगा कि हम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, बेसिकली 3 तरह के सेंटर जो है उसके अंदर बनाए जाते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है तो यहाँ पर नोट आना चाहिए था। तो वैसे बेसिकली हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉफिट जो सेंटर होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, वो 3 टाइप्स के आपके रहते हैं। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, 3 तरह के रहेंगे। कौन से रहेंगे, वही एक आपका रहेगा कॉस्ट सेंटर, सबसे पहले कॉस्ट को ही देखा जाएगा, फिर आपका प्रॉफिट सेंटर और तीसरा रहेगा इन्वेस्टमेंट सेंटर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा चीजों को। इसके बाद ही कहता है ए कंपनी अदर देन एन इंडियन कंपनी वुड बी अ रेजिडेंट इन इंडिया, कोई भी जो कंपनी है जो भी अदर देन एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी को छोड़कर वो हमारी क्या रहेगी, रेजिडेंट रहेगी इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2012-13। कब वो मानी जाएगी कि वो इंडिया की कंपनी है या रेजिडेंट है, फाइनेंशियल ईयर बोला है 2012-13 में। इफ ड्यूरिंग दैट ईयर, अगर उसी साल के दौरान, इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यानी कि जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है। अभी देखिए बात आपको समझनी है, एक कंपनी अदर देन इंडियन कंपनी, वो कंपनी जो है वो आपकी इंडिया की नहीं है, वो कंपनी क्या है, बाहर की है। जब वो आपकी कंपनी कहीं बाहर होती है तो हम ये बोलते हैं कि या तो उसका पार्शियली जो है मैनेजमेंट या फुली मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो इंडिया की कंपनी कहलाएगी। लेकिन कंपनी अगर बाहर की है और आपकी कंट्री के अंदर आई है, पार्शियली है या फुली है, उस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि वो आपकी इंडिया की है या बाहर की है। तो इस केस में आपको हमेशा याद रखना, जब बाहर की कंपनी है तो वो होली इंडिया के अंदर होनी चाहिए, तभी वो आपके देश की रेजिडेंट मानी जाएगी, रेजिडेंट कंपनी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो किसके अंदर होना चाहिए, पूरी तरह से इंडिया के अंदर होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ मनी, मनी की बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। तो मनी को किस लिए इन्वेंट किया गया था, पहले बार्टर सिस्टम होता था, उस टाइम पे आपको पता ही है दोहरे सहयोग की समस्या होती थी। फिर आप जो मनी में वैल्यू जो है वो मेजर, सबसे पहले जो आया था वो एक्सचेंज ऑफ मीडियम के फॉर्म में या मनी मेजरमेंट की फॉर्म में। इसका मनी का प्राइमरी फंक्शन होता है, आपको पता होगा कि पहले मान लिया किसी भी जो है
क्या होगा कि पहले बार्टर सिस्टम में एक चीज के बदले कनक के बदले चावल जैसे एक्सचेंज कर लिया, ऐसे होता था, उसे बार्टर सिस्टम बोलते थे। बट वहां पे क्या एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होती। मान लिया कि वो कहता है कि 2 घोड़े के बदले में मुझे इतनी कनक चाहिए, तो वहां पर वैल्यू को आप इक्वली मेजर नहीं कर पाते थे, ये आपकी सबसे बड़ी समस्या होती थी। तो वही चीज है इसमें। सबसे पहले कहता है इट इज अ मीडियम फॉर प्रोडक्शन द कैपिटल गुड्स, ये मीडियम था जिसमें कैपिटल गुड्स का जो है प्रोडक्शन किया जाता था। नहीं, ऐसा ये नहीं होगा। इट इज द मीन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन द वेल्थ एंड पीपल, यानी कि ये क्या एक ऐसा साधन था जिसे लोगों के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना एक तरह से वेल्थ को। और इट इज द मैकेनिज्म फॉर रिसोर्स एलोकेशन, और संसाधनों को लगाने से, रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है, संसाधनों को लगाना। तो ये कहता है ये आपका एक मैकेनिज्म था जिसके अंदर क्या संसाधनों को लगाया जाता था, बिल्कुल भी नहीं। तो मनी की अगर एक्सप्लेनेशन दोगे तो हमने क्या कहा था, मनी किस लिए आया था, ये वैल्यू को मेजर करता था कि अगर आपको टेबल लेनी तो 5000 की है, बोतल लेनी तो 100 रुपये की है, आप मनी की वैल्यू जो उसमें लगा सको, तो ये हमारा रहेगा। चलिए अभी जो है ये सेशन यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको चीजें, चाहे क्वेश्चन 3 ही डिस्कस हुए, बट वो तीनों चांसेस होंगे कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि मैंने उससे रिलेटेड सारी चीजें जो है वो डाली है। तो होप्स आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप ये चाहते हो कि ये सीरीज कंटिन्यू रखे तो ऑब्वियसली बात है, आप अपनी राय जो है वो कमेंट में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।